तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो इस बिलियन चैप्टर का हम लोग चौथा वीडियो देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखें अणुसंख्य गुणधर्म, जिसमें वाष्प दाब का अवनमन हो गया था और क्वथनांक का उन्नयन। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन में ध्यान दीजिए, पहले हम हिमांक को देखेंगे। हिमांक के अवनमन में पहले हम देखेंगे हिमांक, इसके बाद देखेंगे हिमांक का अवनमन, इसके बाद राउल्ट के हिमांक का अवनमन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक इसी में राउल्ट के नियमानुसार हिमांक के अवनमन में विलय के आणविक द्रव्यमान का गणना करें। तो ध्यान दीजिए, पहला इसमें टॉपिक है हिमांक। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ करता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ करता है उसे हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ करता है उसे हिमांक कहते हैं। या एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस और द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो, यानी ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का जो वाष्प दाब है समान हो, उसे हम हिमांक कह सकते हैं, उसे हिमांक कहते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमना प्रारंभ करता है उसे हिमांक कहते हैं। या वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का ठोस और द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो उसे हिमांक कहते हैं। हिमांक का अवनमन अब देखेंगे। हिमांक का अवनमन, तो ध्यान दीजिएगा, जब शुद्ध विलायक में विलय को घोला जाता है, जब शुद्ध विलायक में विलय को घोला जाता है तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है। विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है। कब? जब शुद्ध विलायक में विलय को घोला जाता है तब। जब शुद्ध विलायक में विलय को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक का हिमांक टीओ हो गया, टीओ, तथा विलयन का हिमांक टीएस हो गया, विलयन का हिमांक टीएस। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है, यानी विलायक के हिमांक से घट जाता है। तो विलायक का हिमांक हम माने कितना? टीओ माने हैं, और विलयन का हिमांक टीएस, तो हो जाएगा टीओ माइनस टीएस, टीओ माइनस टीएस, यानी हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा? टीओ माइनस टीएस। कब? जब शुद्ध विलायक में विलय को घोला जाता है तो विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आ गया टीओ माइनस टीएस। तो ध्यान दीजिए, एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को, शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। और हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा टीयू माइनस टीएस, डेल्टा टीएफ बराबर टीयू माइनस टीएस। तो हो जाएगा शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, और हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर टीयू माइनस टीएस, डेल्टा टीएफ बराबर टीयू माइनस टीएस। अगला हम देखेंगे टॉपिक इसी में, राउल्ट के हिमांक के अवनमन का नियम, राउल्ट के हिमांक के अवनमन का नियम। तो ध्यान दीजिए, इस नियम का प्रतिपादन राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कह रहे कि राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने हिमांक के अवनमन से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे राउल्ट के हिमांक का अवनमन कहते हैं।
अब ध्यान दीजिए इसके नियमानुसार, इसके नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलयन के मोलल या मोललता या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। कह रहा है कि इसके नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन, राउल्ट ने कहा कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन विलयन के मोलल या मोललता या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। और ध्यान दीजिए हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित करते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा टीएफ समानुपाती सीएम। डेल्टा टीएफ समानुपाती सीएम हो जाएगा। डेल्टा टीएफ अगर समानुपात हटाएगा तो यहाँ पर नियतांक जुड़ जाएगा केएफ इंटू सीएम। केएफ इंटू सीएम केएफ का है तो एक मोलल हिमांक अवनमन नियतांक स्थिरांक है। एक मोलल हिमांक अवनमन नियतांक है या स्थिरांक है। और डेल्टा टीएफ का है तो हिमांक का अवनमन है और सीएम है मोलल सांद्रता। सीएम है मोलल सांद्रता। राउल्ट ने कहा कि हिमांक का अवनमन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, तो डेल्टा टीएफ समानुपाती सीएम हो जाएगा और डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम। केएफ का है तो एक नियतांक है, का है नियतांक। डेल्टा टीएफ है हिमांक का अवनमन और सीएम है मोलल सांद्रता। तो ध्यान दीजिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे और इसमें लास्ट है यह, राउल्ट के हिमांक के अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। यानी राउल्ट के जो हिमांक का अवनमन का नियम है उसमें अवाष्पशील या अवनशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। तो ध्यान दीजिए हम मान लिए हैं कि विलयन में बड़ा डब्लू ग्राम विलायक में छोटा डब्लू ग्राम विलेय घुला हुआ है। यदि विलेय का आणविक द्रव्यमान छोटा एम हो तथा विलायक का आणविक भार बड़ा एम हो, तो ध्यान दीजिए मोललता का पहले सूत्र देख लीजिए। मोललता का सूत्र होता है विलेय की मोल की संख्या बटा में विलायक का भार, हो जाएगा सीएम। सीएम का है मोललता, यहाँ पर माने सीएम को, विलेय की मोल की संख्या तो होता है भार बटा में आणविक भार। तो विलेय का भार डब्लू, आणविक भार छोटा एम, और नीचे दिया है विलायक का भार, विलायक का भार तो विलायक का भार बड़ा डब्लू माने हैं। अब बटा में 1000 ग्राम को केजी में हम बदल दिए हैं, तो सीएम बराबर हो जाएगा डब्लू बाई एम इन डब्लू इंटू 1000 बटा में छोटा एम इंटू बड़ा डब्लू। अब ध्यान दीजिए राउल्ट के नियमानुसार कह रहा है ना कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू सीएम, हम पीछे ही बताए आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा केएफ और सीएम का मान हम यहाँ पर निकाल लिए हैं डब्लू इंटू छोटा डब्लू इंटू 1000 बटा में छोटा एम इंटू बड़ा डब्लू। तो सीएम के जगह पे यहाँ हम पुट कर देंगे और यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा छोटा एम इंटू बड़ा डब्लू इंटू डेल्टा टीएफ हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा के एफ इंटू छोटा डब्लू इंटू 1000 हो जाएगा। अब यहीं से हम एम का मान निकाल लेंगे। तो छोटा एम बराबर हो जाएगा के एफ इंटू छोटा डब्लू इंटू 1000 बटा में डेल्टा टीएफ इंटू बड़ा डब्लू। यही है विलेय का आणविक द्रव्यमान। और अनुसंघ के गुणधर्म में हम लास्ट टॉपिक देखेंगे परासरणी दाब। परासरणी दाब लास्ट टॉपिक है इसमें का परासरणी दाब। तो इसमें पहले देखेंगे परासरण, पहले देखेंगे परासरण। तो ध्यान दीजिए विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। करे कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से, देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली आप लोग देखे होंगे प्याज में, देखिएगा तो पतला पतला झिल्ली आपको दिखाई देगा, वही है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से, किससे, तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर
शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे सूखे चने, मटर अथवा किशमिश आदि के दानों को पानी में भिगोने पर कुछ समय बाद वह फूलने लगता है। तो ध्यान दीजिए, परासरण का उदाहरण है। जब हम चना को भिगोते हैं, सूखा चना को, चाहे मटर को, चाहे किशमिश को पानी में भिगोते हैं, तो कुछ समय बाद वह फूलने लगता है। तो परासरण के द्वारा पानी का होता है अंदर चला जाता है। दूसरा है अंडा का फूलना तथा सिकुड़ना। अंडा फूलता है या सिकुड़ता है, यह भी परासरण का उदाहरण है। अब ध्यान दीजिए, हम समझेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली तो वैसा झिल्ली जिससे होकर विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलेय के अणु नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब वैसा झिल्ली जिसमें से विलायक केवल प्रवेश करेंगे, विलेय के अणु नहीं। विलायक प्रवेश कर जाएंगे, विलेय नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे होता है अंडे की झिल्ली। जब अंडा को उबालिएगा तो ऊपर का कवच हटाइएगा तो देखिएगा उसमें पतला झिल्ली आपको दिखाई देगा। चरम पत्र यानी पर्चमेंट पेपर, बकरे का आमाशय, बकरे का आमाशय और कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। अब ध्यान दीजिए, देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली और प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक अर्धपारगम्य अब हम झिल्ली को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, पादप तथा जंतुओं के कोशिकाओं के चारों ओर, पादप तथा जंतुओं के कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। जो पौधे हो गए, जंतु हो गए, कोशिकाओं के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे प्राकृतिक झिल्ली कहते हैं। जैसे देखिए, बकरे का आमाशय, बकरे का जो आमाशय है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। और सूअर का मूत्राशय, जो सूअर का मूत्राशय होता है वह भी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। कृत्रिम तो जो मानव द्वारा बनाया गया है, यानी मानव द्वारा बनाए गए झिल्ली को कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसे रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है उसे रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जैसे हो गया चरम पत्र यानी पर्चमेंट पेपर, और एक हो गया कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इतना तक तो क्लियर हो गया, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली और प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अलग टॉपिक देखेंगे, ठोस विलयन यानी सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन तो दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से बने ठोस समांगी मिश्रण। ध्यान दीजिए, जब भी विलयन का बात कहेगा तो वहां पर समझ जाइएगा समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। तो ध्यान दीजिए, जब ठोस विलयन कर रहा है तो दो या दो से अधिक का होगा, ठोसे होगा। जब द्रव कहेगा तो द्रव होगा, गैस कहेगा तो गैस। लेकिन कह रहा है ठोस विलयन, तो दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों से बने ठोस समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। जैसे पीतल आप लोग देखे हैं, कांसा देखे हैं, मेटल धातु देखे हैं, इत्यादि। अब ध्यान दीजिए, ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, यानी ठोस विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है। ठोस विलयन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रतिस्थापित ठोस विलयन और दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी
ठोस विलयन। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, यानी दो वर्गों में बांटा गया, प्रतिस्थापित ठोस विलयन, अंतराकाशी ठोस विलयन। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो ध्यान दीजिए, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलेय धातु के परमाणु विलायक धातु के परमाणु के कुछ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। वैसा ठोस विलयन जिसमें विलेय धातु के परमाणु विलेय धातु के परमाणु विलायक धातु के परमाणु के कुछ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये विलायक हो गया, ये विलेय। जो रंगा भाग है विलेय है और जो बिना रंगा है विलायक है। ध्यान दीजिए, पहले बिना रंगा है, अब इसमें रंगल वाला गोला आ गया, यानी जो बिना रंगा वाला गोला है उसके स्थान पर रंगा हुआ गोला आ गया। वही कह रहा है कि विलेय धातु के परमाणु विलायक धातु के परमाणु के कुछ स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। यानी जो विलेय धातु के परमाणु है विलायक धातु परमाणु के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, उसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। और दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन। तो ध्यान दीजिए, वैसा ठोस विलयन जिसमें विलेय के परमाणु विलायक के परमाणु के बीच उपस्थित होल में स्थान ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिए, होल मतलब समझिए कि चार गोला हो गया सटा सटा, और जो बीच वाला पार्ट है इसी को होल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, विलेय जो परमाणु है ना, विलायक के इसी होल को ग्रहण कर लेते हैं, तो इसे अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। अब है परासरणी दाब। ध्यान दीजिए, परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए। ध्यान दीजिए, किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम यांत्रिक ऊर्जा, कह रहा है ना कि झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाता है, और परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम यांत्रिक दाब को आवश्यक न्यूनतम यांत्रिक दाब को, जो दाब है उसे परासरणी दाब कहते हैं। अब परासरणी दाब विलयन तथा विलायक के बीच स्थित दाब के अंतर की माप है। जो परासरणी दाब है विलयन और विलायक के बीच जो स्थित दाब है, दाब का अंतर की माप है। तो ध्यान दीजिए, किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम यांत्रिक दाब को परासरणी दाब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यह झिल्ली है प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो परासरण दाब है यह झिल्ली की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे पी या पाई द्वारा सूचित किया जाता है। जो परासरणी दाब है उसे पी या पाई द्वारा सूचित करते हैं, यानी परासरणी दाब बराबर सूत्र होता है H इंटू डी, यानी पाई बराबर लिख सकते हैं H इंटू डी, जहाँ डी का है घनत्व है। डी का है घनत्व है। अगला परिभाषा हम देखेंगे आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक विलयन, ध्यान दीजिए कि अगले साल 2023 में इससे क्वेश्चन पूछा। ये 3 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक है आइसोटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन। तीनों भी आई है। तीनों में से जब भी किसी न किसी को पूछा है तो आइसोटोनिक विलयन हम देखेंगे। जब समान ताप पर जिस विलयन का परासरणी दाब समान है, जब समान ताप पर विलयन का परासरणी दाब समान हो, उसे आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। समान ताप पर जिस विलयन का जो परासरणी दाब है, परासरणी दाब समान होते हैं, उसे आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। अब है हाइपरटोनिक विलयन। तो हाइपर कह रहा था, हाइपर मतलब ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिए, वैसा विलयन जिसका परासरणी दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है, परासरणी दाब दूसरे विलयन से अधिक होता है, तो उसे
हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब बराबर होगा तो आइसोटोनिक, ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक। और ध्यान दीजिए, यदि किसी विलयन का प्रासंगिक दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो, दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो, उसे हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। कम हो तो हाइपोटोनिक। ध्यान दीजिए, जब समान हो तो आइसोटोनिक, समान हो तो आइसोटोनिक, अधिक हो तो हाइपरटोनिक, अधिक हो तो हाइपरटोनिक, और जब कम हो तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अगला देखेंगे उल्टा परासरण या विपरीत परासरण। उल्टा परासरण या विपरीत परासरण। ध्यान दीजिए, किसी विलयन पर विलयन के परासरणिक दाब से अधिक दाब लगाने पर, किसी भी विलयन पर विलयन के परासरणिक दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर परासरण होने लगता है। विलयन से शुद्ध विलायक की ओर परासरण होने लगता है, जिसे उल्टा परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होता है, लेकिन जब परासरणिक दाब से अधिक दाब लगा देते हैं तो विलयन से शुद्ध विलायक की ओर परासरण होने लगता है, जिसे उल्टा परासरण कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे विसरण। विसरण। ध्यान दीजिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने की क्रिया को विसरण कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने की क्रिया को विसरण कहते हैं। जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस को प्रवाहित होने, यानी जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैस प्रवाहित होता है तो इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। और वीवीआई क्वेश्चन ये हम देखेंगे, परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर। तो ध्यान दीजिए, अंतर निम्नलिखित है। अंतर का है निम्नलिखित है। एक और परासरण लिख देंगे और एक और विसरण। एक और परासरण लिख देंगे और एक और विसरण। ध्यान दीजिए, जो परासरण होता है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली में होता है, लेकिन विसरण अर्ध पारगम्य झिल्ली में नहीं होता है। और ध्यान दीजिए, परासरण केवल द्रव में होता है, लेकिन विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। द्रव और गैस दोनों में होता है। जो परासरण होता है एक ही दिशा में होता है, लेकिन विसरण दोनों दिशा में होता है। परासरण एक ही दिशा में होता है, लेकिन विसरण दोनों ही दिशा में होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फॉर्मलता। फॉर्मलता यानी फॉर्मलिटी। फॉर्मलता या फॉर्मलिटी, ध्यान दीजिए, छूट गया था पीछे, यहाँ पर कवर हम कर देंगे। तो प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम सूत्र, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। अब फॉर्मलता को F द्वारा सूचित किया जाता है। अब फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन, और मात्रक होता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। तो इसी के साथ ये वीडियो अंत होता है, और वीडियो अंत के साथ ही जो विलयन चैप्टर है वो अभी समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन ले करके पूरा नोट कर लीजिएगा, और इससे एग्जाम में बाहर आपका नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी